हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नेम ओनली फॉर लव है। और ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसके साथ उसकी दोस्त बातें कर रही होती है कि तुम्हें ये वाला इंटरव्यू का चांस नहीं मिला, पर फिर भी शोये अपसेट नहीं होती। उसे यही होता है कि अगर ये वाला इंटरव्यू नहीं मिला तो अगला कोई मिल जाएगा, बट ये वाला इंटरव्यू किसी और का नहीं बल्कि शियान का लेना था। और एक दूसरी लड़की खुश हो रही होती है जिसको इंटरव्यू मिल गया था। और फिर हमारा मेल लीड हमें दिखाया जाता है जिसका नेम शियान होता है। उसको उसके इंटरव्यू के बारे में बताया जा रहा होता है और बाकी मीटिंग्स के बारे में भी बताया जा रहा होता है। अब वो जैसे इंटरव्यू लेने वाली लड़की का नाम सुनता है तो वो फौरन से रिजेक्ट कर देता है। कहने लगता है कि जो पहले वाली लड़की मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी उसी को वो लोग भेजेंगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा, वरना मुझे बस क्वेश्चन भेज दे ताकि मैं उसका इंटरव्यू देकर भेज दूंगा, किसी से भी पर्सनली नहीं मिलूंगा। अब ये बात सुनने के बाद उसका असिस्टेंट बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर हमें शो ये दिखाई जाती है जिसको उसकी डायरेक्टर ने बुलाया होता है। अब ये तो अपनी डायरेक्टर के पास तो जाती है, पर शियो को तो यही लग रहा होता है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया होगा और ये इंटरव्यू उसके हाथ से चला गया है। और काफी बातें इंटरव्यू के बारे में करी होती है कि आपको मुझे कंफर्ट करने की जरूरत है, मुझे पता है कि आप मुझे कंफर्ट करेंगी। अब वो भी बस चुकर की इसकी बातें वगैरह सुनी जा रही होती है। फिर पूछे लगते है कि आज तो तुम काफी अच्छे से तैयार होकर आई हो, आज कहाँ पर जाना था? तो वो बताते है कि मेरे बॉयफ्रेंड की बर्थडे थी तो मैंने उसके पास जाना था, इसलिए मैं तैयार होकर आ गई। और हाँ, अगर मुझे शियान का इंटरव्यू मिल जाता है तो मैं उसकी बर्थडे पर भी नहीं जाऊंगी बल्कि उसके इंटरव्यू में जाऊंगी क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात सुनने के बाद वो उसको बता देते हैं कि तुम सिलेक्ट हो गई हो, तुम्हें ही शियान ने चूज किया तुम्हें इंटरव्यू के लिए। अब ये तो काफी खुश हो जाते हो, कहने लगती है कि मैं तैयारी वगैरह करने के लिए जा रही हूँ। तो वो इसे रोकर पूछे लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बर्थडे का क्या होगा? तो वो कहने लगती है कि वो बर्थडे भी फिर कभी मना लूंगी, हर साल तो उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करती हूँ, अगर एक बार नहीं भी करूंगी तो क्या हो जाएगा। ये कहकर वहाँ चली जाती है और शियान दिखाया जाता है जो एक मीटिंग में जाता है। पर मीटिंग में जाने से पहले बाहर से देख रहा होता है कि वो लोग किस तरह बैठे हुए हैं। एक तो इसका अपना होता है और दो लोग दूसरी कंपनी के होते हैं। एक बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था जबकि एक दूसरे वाला इसकी कंपनी के पर्सन से बातें वगैरह लगा होता है। ये देखकर वो भी एक एम्प्लॉय से कह देता है कि मुझे 2 कोल्ड ड्रिंक्स ला दो। और इधर शोये दिखाई जाती है जो वीसी के सामने तो बैठी होती है और शियान की पिक को ढूंढने की ट्राई करी होती है कि कहीं पर तो उसकी पिक मिल जाए, उसकी फेस का पता लग जाए, पर कोई भी उसको पिक नहीं मिली होती। जो भी पिक होती है वो क्लियर नहीं होती, जिससे उसको पूरे फेस का पता नहीं लगता, सिर्फ हाफ ही फेस उसे नजर आता है। अब यही सोची होती कि मैं उसको पहचानूंगी कैसे अगर मैं उनसे मिल भी लेती हूँ। वो तो इतना एक्टिव ही नहीं है, ना ही किसी सोशल मीडिया के सामने आता है, ना ही कोई पिक देता है। अब इधर शियान भी कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद अंदर आ जाता है। जैसे ही वो इसे अंदर आते हुए देखते हैं तो दूसरी कंपनी का सीईओ इससे हैंडशेक करने वाला होता है, पर शियान तो उसे फुल इग्नोर कर देता है और पास में बैठे लड़के से बातें करने लगता है, यहाँ तक कि उसको अपने हाथ से कोल्ड ड्रिंक भी देता है, साथ में उसके पी भी रहा होता है। उससे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसको एक दूसरे रूम में ले जाओ, मैं इससे बाद में बात करूंगा। ये कहकर उसको वहाँ से भेज देता और खुद इनके साथ बैठ जाते, इनसे बात वगैरह कर रहा होता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे डैड का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैंने तुम्हारे डैड ने बहुत से काम एक साथ किए हैं इस कंपनी के, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे सामने मेरा नेम तो जरूर लिया होगा। तो वो बताने लगता है कि जी मेरे डैड ने आपका नेम लिया हुआ है। इस बात से वो काफी खुश हो जाता है, पर उसकी खुशी ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती क्योंकि शियान कहने लगता है कि अगर आप मेरी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो तो मुझे इसका प्रॉफिट भी होना चाहिए, ना कि मुझे आपको रखने का नुकसान हो, क्योंकि ये कंपनी है ना कि कोई चैरिटी ऑर्गेनाइज। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो तो वहाँ से चला जाता है। शियान भी उसको जाते हुए नहीं रोकता बल्कि कहता है कि इसको बाहर तक छोड़ कर आओ, क्योंकि उसे बस अपनी कंपनी अजीज थी, उसके अलावा कोई भी पर्सन उसको अच्छा नहीं लगता था जो उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाए। अब शियान ने जिस पर्सन को इस रूम से दूसरे रूम में भेजा था उसी से जाकर बातें वगैरह करने लगता है, यहाँ तक कि उसके साथ काम करने के लिए भी तैयार हो गया था। वो तो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद वही वाला आदमी आ जाता है जो दूसरे सीईओ के साथ बैठा हुआ था। वो आकर उसके बारे में बात करने लगता है, वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक था, अगर वो कुछ भी हमारे बारे में कर देता तो हमें कितना नुकसान होगा। पर शियान कहता है कि मुझे उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चीज चाहिए मुझे वही चाहिए, कोई भी मेरी बात को बदल नहीं सकता। ये बातें करने के बाद वो उसको वहाँ से भेज देता है। अब ये शियान के पास से तो चला गया था, पर जाते हुए किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। अब शियान अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता। ऑफिस में आने के बाद उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर जैंग आपको एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाना चाहते हैं। ये बात सुनते वो उसका रिज्यूम देखने लगता है। रिज्यूम से पता लगता है कि जो आने वाला पर्सन उसका नेम यूया है और वो प्रोफेसर भी है। अब ये सब पढ़ने के बाद ये तो मिलने के लिए उससे तैयार हो जाता है क्योंकि वो आज की पार्टी में आने वाला था, जो शियान को भी अभी पता लगती है, इसलिए वो सारे अपने शेड्यूल वगैरह कैंसिल करने को कहता है जिसमें इंटरव्यू वाला भी होता है। और शोये दिखाई जाते जो वॉशरूम में आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से आकर बात कर रही होती है, उसको सारी बात के बारे में बताते हैं कि मुझे इंटरव्यू आ गया जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बर्थडे में नहीं आ पाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि ये क्या बात हुई, साल में एक ही तो बार बर्थडे आती है, तो वो भी मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगी? तो वो कहने लगती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे इंटरव्यू ना आता तो मैंने तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जरूर आना था, पर सॉरी अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो भी इसकी बात समझ आता है, कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इंटरव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। तो शोये उससे दोबारा से सॉरी वगैरह करने लगता है। फिर कॉल कट हो जाती है। इसकी दोस्त भी वॉशरूम से बाहर आकर पूछे लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या कहा? तो वो कहती है कि वो मेरी बात समझ गया है। ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा कूल है, वो ज्यादा चिकू टाइप नहीं है जो तुम्हें हर जगह से जाने से रोके, बल्कि वो तुम्हारी बात को समझता है। ये बात करने के बाद वॉशरूम से जैसे ही जा रही होती है तो उसको शियान के असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो उसे बताता है कि आपका इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। ये सुनकर वो कहने लगती है कि क्या मतलब मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है? तो कहता है कि नेक्स्ट वीक में आपको इंटरव्यू लेने के लिए कभी भी बुला लिया जाएगा, पर इस वीक में वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे सकते। पर आगे से शोये कहने लगती है कि चाहे मुझे 2 घंटे या 1 घंटा ही दे दो, मैं उसी में इंटरव्यू ले लूंगी, चाहे जितना भी टाइम हो जाए, आज नाइट में ही दे दे। पर वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर कॉल कट कर देता है। अब शोये भी शियान के प्राइवेट शेड्यूल का पता लगवा लेते हैं कि उसकी पार्टी कहाँ पर हो रही है और वहीं पर उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचने के बाद उसके असिस्टेंट को कॉल करती
आती है और उसको बताती है कि जहाँ पर पार्टी हो रही है मैं वहीं पर आ गई हूँ, वो भी इसको यहाँ पर आए हुए देख लेता है और फिर उसे कहता है कि आप कहीं पर बैठने की जगह ढूंढ ले ताकि मैं आपको पता करके बता दूंगा कि उनके पास टाइम है या नहीं। अब शोये भी इस बात के बाद एक जगह पर जाके खड़े होकर लोगों की बातों को सुनने लगती है जो उसी यू प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों को अच्छे से सुनने के बाद वो जैसे ही अंदर पार्टी में जाने लगते हैं तो डोर ओपन देखकर ये भी अंदर की तरफ देखने लगते हैं तो वहाँ पार्टी में यू भी होता है पर ये बिल्कुल भी नोट नहीं करती। और इधर शियान दिखाया जाता है जो अपना तैयार हो रहा होता है तो उसका असिस्टेंट भी उसके पास होता है, सारी बातों के बारे में बता रहा होता है। ये भी बताता है कि आपका फ्रेंड ग्वेंजिन बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा। उसके फेस को देखते हुए शियान उसे पूछने लगता है कि तुमने और क्या बात करनी है, तो वो भी शोये के बारे में उसे बताने लगता है कि वो यहाँ पर भी आगे मुझे नहीं पता कि उसको आपके प्राइवेट शेड्यूल के बारे में कैसे पता लगा, पर वो चाहती है कि आप उसको इंटरव्यू दे दे। तो शियान कहने लगता है कि मैंने बोला तो था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या तुमने उसको नहीं बताया था? तो वो कहता है कि मैंने उसे बताया था पर वो फिर भी आगे कि मेरे पास आगे टाइम नहीं होगा इंटरव्यू लेने का, तो प्लीज आज ही मुझे इंटरव्यू दे दे और शायद मुझे आगे मौका भी ना मिले। तो शियान कहने लगता है कि मैं तो नहीं इंटरव्यू दे सकता क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो तुम ऐसा करो उसको खाने पीने के लिए कुछ दे दो क्योंकि वो इतनी दूर से यहाँ तक आई होगी, और फिर उसके घर जाने के लिए भी गाड़ी का इंतजाम करो, यहाँ से टैक्सी वगैरह नहीं मिलती। और शोये दिखाई जाती है जो बैठकर सभी लोगों को देख रही होती है और उसके पेट में भी दर्द हो रहा होता है, तो जल्दी से मेडिसिन निकाल कर लेने वाली होती है पर देखते है कि ग्लास में पानी नहीं है। ये देखकर पानी लेने के लिए जाने लगते हैं पर आगे से यू आ जाता है जो उसको पानी दे रहा होता है। यू से पानी तो ले लेती है और यू को रोक कर कहने लगती है कि अब वही प्रोफेसर होना, तो वो बताता है कि हाँ आपको कैसे पता? तो वो बताते है कि मैं भी फाइनेंस की इसीलिए सर्च वगैरह करती रहती हूँ, तो वहीं से मुझे पता लगा आपके बारे में, और जहाँ पर आप प्रोफेसर मैं भी वहीं से पढ़कर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक लेक्चर तो मैं आपका भी लूँ। इस बात से यू खुश हो जाता है, कहने लगता है कि क्या सच में तुम वहीं से पढ़कर आई हो? तो वो बताती है कि हाँ मैं इस कंपनी में अब रिपोर्टर का काम करती हूँ। यहाँ तक कि वो एक दूसरे को वही चैट में भी ऐड कर लेते हैं और ये सब दूर से खड़े होकर शियान भी देखने लगता है क्योंकि अभी तो उसे शोये के बारे में नहीं पता होता, और असिस्टेंट बताने लगता है कि वही लड़के जो आपका इंटरव्यू लेना चाहती है। और शियान जैसे ही शोये का नाम सुनता है तो उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो इसी यूनि में गया हुआ था और शोये को एक अवार्ड मिलता है। ये बस शोये का नेम सुनता है, इतने में इसको कॉल आ जाती है जिसकी कॉल सुनने के लिए ये यहाँ से उठकर चला जाता है, शोये का फेस भी नहीं देख पाता और वैसे ही प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर इसका फ्रेंड क्वेंजिन भी पहुंच चुका था और वो सभी लोगों से बातें कर रहा होता है। बस शियान तो उसके साथ में खड़ा हुआ था और यहाँ यू शोये से बातें वगैरह कर रहा होता है। जैसे ही मुड़कर उनकी तरफ पीछे की तरफ देखता है तो वो लोग भी इसको अपने पास बुला लेते हैं और ये उनको देखकर यहाँ से अक्यूज लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये भी अपनी मेडिसिन ले लेते हैं और मेडिसिन लेकर जैसे तो उसी तरफ देखते हैं तो शियान को जाते हुए देखकर उसे देखती कि देखते आ जाती है और जैसे ही उसके पीछे भागते हैं तो आगे से सिक्योरिटी वाले उसे रोक लेते और अंदर नहीं जाने देते क्योंकि वो एक प्राइवेट पार्टी थी। अब अंदर जाने के बाद यू और शियान दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे होते हैं। ग्वेंजिन जो सभी लोगों को यू से मिलवा रहा होता है उसका इंट्रोडक्शन भी करवाता है। अब ये भी सबको थैंक्स कहता है और उनके साथ ड्रिंक करता है। अब ये तीनों साथ में खड़े होकर बातें वगैरह करने लगते हैं और शोये दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के आने का वेट कर रही होती है। वेट कर ही रही होती तो वहाँ पर एक पर्सन शोये को पहचान लेता है, उसको थैंक्स कहने लगता है कि तुमने जो मेरे लिए मैगजीन लिखी थी वो बहुत अच्छी गई थी, यहाँ तक कि उसको लिफ्ट देने का भी बोलता है। पर वो कहने लगती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो आता ही होगा। अब वो तो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी कार वाला उसको बुलाने लगता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, इतनी तेज बारिश हो रही है। अब वो फ्लर्टी सा लड़का था ये उसको भी मना कर देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। वो तो उल्टा ऐसे ही मजाक करके चला जाता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो तुम यहाँ पर उसका वेट न करी होती। इसको तो उसकी इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसका पेट भी साथ में दर्द हो रहा होता है। पर बार बार शिंगजाओ को कॉल करी होती है कि तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, तो कहते हैं कि ट्रैफिक में फंसा हुआ तो पहुंचने वाला हूँ। और शियान दिखाया जाता है जो अपनी कार से आ रहा होता है तो उसका असिस्टेंट शोये को खड़े हुए देख लेता है और कहने लगता है कि अभी तक यहीं पर है। ये सुनकर शियान कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसके लिए कार का बंदोबस्त करवाओ, तुमने क्या नहीं करवाया था? तो वो बताता है कि मैंने कहा था पर उसने बोला कि उसका बॉयफ्रेंड उसको पिक करने के लिए आ जाएगा, तो मैंने इसलिए उसके लिए कार का बंदोबस्त नहीं करवाया। तो शियान कहने लगता है कि चलो ठीक है अब अपनी कार को साइड में लेकर जाओ। ये जैसे ही जाकर कार साइड में लगाते हैं तो शोये को लगता है कि फिर से कोई ना कोई लिफ्ट देने वाला इसको आ गया है, इसलिए वो बोल देती कि मुझे पता है कि बारिश तेज हो रही है और ये भी पता है कि तुम मुझे लिफ्ट का बोलोगे पर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहा है। ये बात कहने के बाद जैसे ही कार की तरफ देखते हैं तो विंडो नीचे होने पर उसे पता लग जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शियान था। ये देखने के बाद वो बिल्कुल शॉक हो गई थी कि उसने ये क्या बोल दिया और शियान भी एक सेकंड के लिए भी वहाँ पर नहीं रुकता, वहाँ से चलने को बोलता है। असिस्टेंट शियान को समझाने की ट्राई कर रहा होता है कि वो काफी ज्यादा थक गई होगी ना बारिश में खड़े होकर, और देखो कितनी प्यारी भी थी और थोड़ा गुस्सा भी आया होगा इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया। अब उसकी बातों को सुनकर शियान कहने लगता है कि अच्छा वो तुम्हें इतनी प्यारी लगती है और उसकी तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है ना, तो एक काम करो तुम असिस्टेंट का काम छोड़कर गोसी वाला काम स्टार्ट कर दो। ये सुनकर वो कहने लगता है कि नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब इनकी ये बातें चली रही होती है तो असिस्टेंट देखता है कि शोये को उसका बॉयफ्रेंड सच में लेने के लिए आ जाता है। ये बात वो शियान को भी बताता है कि वो ठीक बोल रही थी, उसका बॉयफ्रेंड सच में है, इतनी प्यारी लड़की का भी बॉयफ्रेंड हो सकता है, मुझे नहीं पता था। शोये जो जाओ के साथ बैठकर जा रही होती है उससे पूछे लगती है कि तुम्हारी बर्थडे कैसी रही, तो वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मेरी बर्थडे कैसी गुजर सकती है। तो ये उससे पूछे लगती है कि तुम्हारे साथ बर्थडे पर कौन था, तो कहता है कि गेस करो कौन हो सकता है, तो उसके फ्रेंड का नेम लेती है। पर कहने लगती है कि वो काफी अच्छी परफ्यूम लगाता है, उससे जरा पूछ कर आना कि वो कौन सी वाली परफ्यूम लगाता है ताकि वो परफ्यूम तुम भी यूज करो, तुम पर भी सूट करेगी। अब जाओ के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई ना कोई बात छुपा रहा है, बट फिर भी शोये का घर आ जाता है तो वो अपने घर के लिए उतरने से पहले इसकी चिक पर किस करके वहाँ से चली जाती है। और जैसे घर के अंदर जाती है तो जाओ कॉल अटेंड करता है जो उसको बार बार आ रही होती है और शोये के होते हुए कॉल अटेंड कर रहा था। अब जैसे ही कॉल अटेंड करता है तो कॉल वाला पर्सन कोई शॉकिंग न्यूज बताता है जिसे सुनकर ये शॉक हो गया था। और शोये भी घर पर पहुंचने के बाद अपने मोबाइल को ढूंढ रही होती जो उसे कहीं पर भी मिल रहा होता, तो वो सोचती है कि जाओ की कार में रह गया होगा। ये सोचकर वो अपनी लोकेशन
रिएक्शन को देखते तो पता लगता है कि जाओ तो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। ये सोचने लगते हैं कि वो हॉस्पिटल में क्या करने के लिए गया होगा, क्या वो बीमार है, इसलिए हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए जाती है। पर आगे से तो कुछ और ही देख लेते हैं कि जाओ एक लड़की के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है। ये देखने के बाद शोई सोचते हैं कि ये लड़की इसकी फ्रेंड होगी, ऐसे मुझे कुछ और नहीं सोचना चाहिए। पर अभी ये बात सोच ही रही होती है तो वो लड़की इसको हक कर लेती है, यहाँ तक कि चीख पर किस भी करती है। देख करते इसका अम्ब्रेला इसके हाथ से गिर जाता है और वापसी टैक्सी दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते देखकर टैक्सी से वापस जा रही होती है। इधर जाओ दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही खड़ा हुआ था, उसके पास से जाने लगता है। पर जो आगे से कहने लगती है कि प्लीज अभी नहीं, जो मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने कोई ड्रीम देखा था तो मेरे पास नहीं आए, तो थोड़े टाइम के लिए मेरे पास रुक जाओ ना। पापा कहता है कि नहीं, तुम्हें भी घर जाना चाहिए, मुझे भी घर जाना चाहिए। तो शिव कहने लगती है कि चलो ठीक है, मेरे अंकल भी मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ भी जब अपनी कार के पास आता है तो उसको अपनी कार पर वही वाला ब्रेसलेट मिलता है जो उसने शोई को दिया था, ये कह करके हम हमेशा साथ में रहेंगे। और शोई इसको ब्रेसलेट वापस कर गई थी और घर पर वापस शोई आने के बाद उसकी दी हुई सारी चीजों को निकाल रही होती है, यहाँ तक कि उसके साथ ली हुई पिक को भी हाफ ऑफ कर देती, अपनी वाली पिक को अपने पास रख लेती है, उसके वाली को उसके पास भेज देती है। अब इसने बॉक्स तो बना लिया था, इमेजिन करने लगती है कि वो जब आएगा तो मैं उसको बात सुना दूंगी और कहूंगी कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और वो मुझसे माफी मांग रहा होगा। बट रियलिटी में जैसे वो डोर नॉक करता है तो ये डोर ओपन करने के लिए जाती, पर आगे से पता लगता है कि वो तो खुद ही इससे ब्रेकअप करने के लिए आया और बताने लगता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा था कि मैं किसी से भी प्यार नहीं कर पाऊंगा, पर उससे मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि हमेशा हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क के बगैर भी बहुत कुछ मिल सकता है। और तुम्हें पता है कि उसकी फैमिली बहुत ही रिच फैमिली है, तो मुझे वहाँ पर ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको चूज किया है। आखिर ये मेरी जिंदगी का इंपॉर्टेंट डिसीजन था, तो मैंने सोच समझ कर लिया। अगर तुम चाहती हो तो हम दोबारा फ्रेंड्स अच्छे बन सकते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के अलावा। शोई उसकी बात सुनने के बाद उसकी चीजों को वापस करके डोर बंद कर देती है और कहती है कि कभी भी मैं तुमसे दोस्ती ना करूं। तो डोर पर खड़े होकर अभी रिलैक्स हो रही होती है तो बाहर से आवाज आती है, जिसे सुनकर देखने बाहर लगती है तो पता लगता है कि जाओ तो बॉक्स को चेक कर रहा था, उसमें से किसी चीज को ढूंढ रहा था और जैसे उसको वो चीज मिल जाती है तो वो तो वहाँ से चला जाता है। पर उसकी ये सब हरकतें देखकर शोई को उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और शोई की फ्रेंड बाई दिखाई जाती है जो बाहर में आकर बैठी होती है। वहाँ पर एक लड़का इसको देखकर इसके पास भी आता है, पर ये ज्यादा उस लड़के को मुंह नहीं लगाती और कहने लगती कि तुमने बस मुझे एक ड्रिंक ही तो लेकर दी थी और ऐसा क्या कर दिया जो मैं तुम्हें खुद को दे दूं। ये कहकर भाई वहाँ चली जाती है और वापस शोई के घर पर आकर बैठी होती है। शोई से पूछे लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पर चीट किया तो तुमने क्या किया, तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं किया, बस एक दो जगह पर टांगे मारी थी। तो वो बताने लगती है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने कार को मारा था, उल्टा मुझे नुकसान हुआ था और कुछ भी नहीं। शुक्र है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, वरना बहुत ही ज्यादा कर्जा वगैरह तुम पर आ जाना था। पर शोई से बताने लगती है कि जब मैंने उसको चीजें दी तो उसने सिर्फ एक ही चीज वहाँ से लेकर गया, वही वाला गोल्डन बैग। ये देखकर तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया। पहले मैं सैड थी उसके जाने के बाद, पर ये देखने के बाद मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है। तो बाई भी उसे समझाने लगती है कि अब तुम्हें भी कुछ ऐसा बन के दिखाना है कि वो तुम्हें देखते का देखता रह जाए। तो शोई भी कहती है कि हाँ तुम कह तो ठीक रही हो। इधर शियान दिखाया जाता है जो किसी चीज के बारे में सर्च कर रहा होता है तो उसके सामने बस शोई का फेस ही नजर आ रहा होता है और अभी उसके बारे में सोच रहा होता है तो उसकी ना इसकी कॉल आ जाती है और शोई जो ग्लासेस लगाने के बाद अपने काम के लिए आते हैं तो रास्ते में उसकी राइवलों से मिल जाती है जो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना। तो वो बताते हैं कि अभी इंटरव्यू नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने शेड्यूल को आगे कर दिया है। वो कहते हैं कि शियान तो हमेशा से शेड्यूल्स को आगे करता रहता है और क्या पता वो तुम्हें इंटरव्यू भी ना दे। पर आगे से शोई कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम वैसे भी जर्नलिस्ट हैं, हमें तो इन चीजों का सामना करना पड़ता है, कभी भी शेड्यूल आगे पीछे हो जाते हैं और मैं तो इंटरव्यू का वेट करूंगी। ये कहकर अपनी एडिटर यिंग के ऑफिस में आ जाती है। वहाँ आने के बाद उस इंटरव्यू के बारे में बता रही होती है तो वो भी बताते हैं कि उन्होंने शेड्यूल को आगे कर दिया, अभी नहीं पता कि वो इंटरव्यू को कब करें, पर तुम्हें उसके असिस्टेंट को पूछते रहना है। और उसकी सनग्लासेस को देखकर पूछे लगते हैं कि तुमने यहाँ पर सनग्लासेस क्यों लगाई, यहाँ पर तो सन भी नहीं है। तो उसके सामने जब ग्लासेस को उतारती है तो उसकी आंखें नीचे से स्वेल हुई थी। ये देखकर वो कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल हो गया था तो तुम अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पर चली जाती ना। इस पर भी वो ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करती तो एडिटर भी कह देती कि क्या मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पर चीट किया है। अब उसके रिएक्शन को देखकर वो समझ आते हैं कि ऐसा ही हुआ है और हंसने लगती है। तो शोई कहते हैं कि एक तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पर चीट किया और आप मुझ पर हंस रही हैं। तो वो उसके पास आते हुए कहने लगते हैं कि मुझे तो तुम दोनों साथ में वैसे भी सूट नहीं करते थे, पहले लगता था कि वो या तुम उससे ब्रेकअप कर लोगी, पर तुम्हें मेरी एज के होने के बाद पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था और तुम्हारे लिए वैसा लड़का नहीं बना बल्कि कोई और लड़का है। तो शोई पूछे लगती है कि किस तरह का लड़का मेरे लिए होगा। तो वो कहती है कि तुम हार्ड वर्किंग हो, काम करती हो, जॉब करती हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा ही कोई होगा और तुम्हें अब अपने इंटरव्यू पर फोकस करना होगा। तो शोई इस बात से खुश हो जाते, कहने लगती है कि हाँ मुझे अपने इंटरव्यू पर फोकस करना है। और जैसे बाहर आती है तो दूसरी उसकी कोलीग्स वगैरह देखकर उसे जेलस हो रही होती है कि कैसे इसकी एडिटर के साथ बनती है। वहाँ से कभी भी डांट खाने के बाद वापस नहीं आती बल्कि हंसकर वापस आ रही होती है। तो शोई भी अपना काम करने के बाद जैसे एक जगह से चीज लेने के लिए जाती तो वहाँ पर पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि एक दफा यहाँ से चीज जाओ ने उसे लेकर दी थी। अभी इस बात को याद कर ही रही होती है तो वहाँ पर जाओ और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड की भी एंट्री हो जाती है, जिन्हें देखकर ये उन्हें देखने लगती है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर ये उल्टे सीधे मुंह बना रही होती है। तो शियो भी शोई को खड़े हुए देख लेती है तो जाओ को उसके सामने कहने लगती है कि मुझे वहाँ से कुछ खाना। जाओ को तो पता नहीं होता कि यहाँ पर शोई भी है, पर जैसे वो मुड़कर देखता है तो शिनली को वहीं पर रोक लेता है। कहने लगता है कि ये इसका नेम शिनली है, पर शिनली तो वहाँ पर रुकने वाली नहीं थी, वो तो उसको साइड पर करने के बाद वहाँ से चीज लेने लगती है। शोई उसे कुछ कहती है पर उसके बैच की तरफ वो देख लेती है और बैच को देखने के बाद वो जाओ से कहने लगती है कि इसको तो हर चीज सेकंड हैंड पसंद है। ये बात कहने के बाद वो तो वहाँ चली जाती है, पर शिनली उसके जाने के बाद कहने लगती है कि जाओ उसने तुम्हें सेकंड हैंड कहा पर उसको गोल्डन बैच के बारे में तो पता ही नहीं होता। और शियान दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठकर अपने असिस्टेंट से मीटिंग के बारे में बात कर रहा होता है कि सबका क्या क्या शेड्यूल है। इसी में वो शोई को भी वहाँ खड़े हुए देखता
होता जो एक ट्रिप पर अपना पाँव मारी होती है और साथ में से गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने ही अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को कार में बिठाकर लेकर जा रहा था। ये देखकर वो भी सोच लेती है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार शियान का इंटरव्यू हो जाए उसके बाद इसको इसके घर के अंदर जाने के लायक भी नहीं छोड़ना मैंने। अब शियान भी जब वहाँ से जाने वाला होता है तो इतने में उसके कार के बाहर शोई आ जाती जो आकर पूछने लगती है कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई, क्या मैं आपका पावर बैंक ले सकती हूँ। अब उसने तो इसका हाफ फेस देखा था इसलिए वो शियान को पहचान नहीं पाती, पर शियान कहता है कि मेरे पास पावर बैंक नहीं है। तो वो कहने लगती है कि मुझे राइड दे दो, मैं आपकी कार में बैठकर अपना मोबाइल चार्ज कर लूंगी। ये सुनते साथ ही जैसे शियान अपनी विंडो को ओपन करता है तो शोई तो उसे देखती की देखती रह जाती है और भी कोई शौक होगी थी कि मैं इसकी कार के बाहर कैसे आ गई। वो भी आगे से कहने लगता है कि जिन लड़कियों का बॉयफ्रेंड होता है मैं उन्हें राइड नहीं देता। ये कहकर विंडो को दोबारा से बंद करने लगता है पर वो उसे रोकने लगता है और कहने लगते है कि मिस्टर शियान आप, पर मैं तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, आखिर आप यहाँ फ्री तो हैं, जाते हुए रास्ते में आपका इंटरव्यू भी ले लूंगी। पापा कहने लगता है कि मैंने तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना, अभी मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। ये कहकर विंडो बंद कर रहा होता है तो वो से बताने लगते है कि अगर मैंने आपका अभी इंटरव्यू ना लिया तो मेरी मैगजीन का काम नहीं हो पाएगा। अब ये सुनते वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है, कहने लगता है कि मीटिंग के बारे में जो भी बात करनी हो वो बस आप मेरे असिस्टेंट से किया करें, उसी से कॉन्टेक्ट करें, जब आपको टाइम मिल जाएगा तब आप आ जाना। ये कहकर विंडो बंद करने के बाद वहाँ से चला जाता है। बेचारा असिस्टेंट भी आगे से उसे देखते हुए कहने लगता है कि वो तो वहीं की वहीं रह गई। पर शियान कहता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह हो रही है तो तुम भी कार से निकलकर उसके साथ टाइम अरेंज कराओ ना। तो वो बेचारा आगे से चुप हो जाता है और इधर एडिटर मैनेजर दिखाई जाती है जो योलिंग उसकी राइवल को अपने पास बुलाती है, उससे इंटरव्यू के बारे में बातें वगैरह करी होती है। तो वो भी शोई के बारे में पूछ रही थी कि उसका इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ। तो वो बताते हैं कि वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया था, आगे उसका शेड्यूल हो जाएगा, वो ले लेगी, इसलिए तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे ये वाला इंटरव्यू तुम नहीं ले पाई हो पर मुझे ये पता है कि तुम उससे ज्यादा काबिल हो, इसलिए तुम्हें खुद को उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे वाले इंटरव्यूज की तैयारी करो उसके टॉपिक्स की। मैंने तो वैसे तुम्हें भेजा था पर उन लोगों ने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो अब मैं उन्हें क्या बोल सकती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और इधर बाई दिखाई जाती है जो शोई के पास आकर उसको सब कुछ बता रही होती है कि शियान की एक नाइस भी है जो कोई और नहीं बल्कि जाओ की ही गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनने के बाद वो कहने लगते हैं कि अब मैंने जिसका इंटरव्यू लेने के लिए जाना है उसकी ही नाइस जाओ की मिस्ट्रेस है। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये सोच सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है कि कोई इतना अनलकी कैसे हो सकता है। तो भाई उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें सब कुछ शियान को एक्सप्लेन कर देना चाहिए क्योंकि ये ना हो कि वो तुमसे अपना इंटरव्यू ना करवाए। तो शोई कहने लगती है कि क्या सच में मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो भाई कहती है कि हाँ करना तो पड़ेगा वरना तुम अपने इंटरव्यू से भी जाओगी। शियान दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से बात करते हुए जा रहा होता है कि इस हफ्ते में मेरे क्या क्या काम है। तो वो बताता है कि आपका पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा बिजी है, कोई भी फ्री टाइम नहीं है। अब यह सुनकर शियान कहने लगता है कि उस इंटरव्यू का क्या करना है, उसको भी किसी जल्दी टाइम में अरेंज करवाओ। तो वो कहता है कि आपके पास इस वीक में तो कोई भी टाइम नहीं। तो वो कहता है कि इसी वीक में करवाना है। तो कहता है कि चलो ठीक है मंडे को रखते हैं। तो यह सुनकर शियान अपने ऑफिस में चला जाता है और फिर उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है, जिस मीटिंग में ये जाता तो है पर उन लोगों की बात से थोड़ी उल्टी बात करता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए और ये चीज चाहिए। उसकी ये सब बातें सुनते हुए सभी को गुस्सा भी आ रहा होता है पर उसकी बात के आगे से कुछ भी नहीं बोल रहे होते कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो तुम्हें हर चीज क्लियर करनी होगी कि कहाँ पर तुमसे गलती हुई है। तो वह कहता है कि हाँ मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूँ पर मुझे अपनी बात पर पूरा यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात करने के बाद जब आकर अपने ऑफिस में बैठा होता तो उसके पास अभी के लिए कोई भी काम नहीं था क्योंकि ये वीक एंड हो गया था। पर उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि आपने फुल वीक काम किया तो आपको रेस्ट करनी चाहिए। पापा कहते हैं कि रेस्ट भी कर लूंगा पर बताओ और आगे क्या काम है। तो वह कहता है कि काम तो अभी कोई भी नहीं है। इतने में उसे शोई का मैसेज आता है। मैसेज देखते साथ ही वो उसे बताता है कि आपने फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू देना है तो क्या मैं उनको बुला लूं। तो कहने लगता है कि हाँ ये तुम्हें पहले क्यों नहीं याद आया, उसको जरा बुलाना। पर फिर उसको याद आता है कि मैंने कल हॉर्स राइड के लिए जाना है तो क्यों ना मैं उसको वहाँ पर बुला लूं। यही सोचकर वो उसको आज नहीं बुलाता बल्कि कल का टाइम देता है। अब जैसे शोई को ये बात पता चलती है कि फाइनली उसको इंटरव्यू मिल गया वो तो काफी खुश होती है इस मैसेज को देखने के बाद और तैयारी वगैरह करने के लिए वहाँ चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी राइवल वहाँ पर आकर उसकी चीजों को देख रही होती है कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो उसके काम में गड़बड़ कर सके और उसको एक फाइल मिल भी जाती है। अब शोई भी घर पर आने के बाद अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करके कपड़े वगैरह दिखा रही होती है कि मुझे क्या पहन कर जाना चाहिए। तो वो उसको काफी फिटिंग वाले कपड़े बता रही होती है कि तुम्हें यही पहनना चाहिए ताकि शियान की तुमसे नजर ही ना हट पाए। तो वो कहते हैं कि वो कितना रूड है तुम्हें पता है, वो तो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। तो वो कहते हैं कि है तो वो लड़का ही ना और तुम एक लड़की हो तो लड़का लड़की की तरफ देख ही लेता है और तुमने ऐसा तैयार होना है कि वो तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए खुद तैयार हो, ना कि तुम्हें तैयार करना पड़े। इस तरह की काफी बातें उसे समझा रही होती है कि तुमने किस तरह बैठना है, क्या करना और क्या नहीं करना। शोई जो भी कार्य होते हैं उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता, कहने लगते है कि तुमने इंटरव्यू लेना ना कि उसको भगाना है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है मुझे सब समझ आ गया। कॉल आती है, उसे पता लगता है कि जिन्हें 1 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था वो उससे पहले ही आ गई है। ये सुनकर शियान कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं फ्री हूँ तो उसको ऊपर ही भेज दो ताकि वो मेरा इंटरव्यू अभी ले ले। अब जैसे वो लड़की शियान के पास आती तो शियान तो उसको देखते का देखता रह जाता है क्योंकि ये वो लड़की नहीं होती जिसको शियान ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो वो उससे पूछने लगता है कि वो दूसरी लड़की ने नहीं आना था। तो वो उसे बताती है कि उसने मुझे भेज दिया अपनी जगह पर क्योंकि उसे एक दूसरा काम आ गया था। असल में उसकी राइवल तो उसका काम ले आई थी जो उसने कॉस्टिंग वगैरह करनी थी। तो शियान भी अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। उसे कहने लगता है कि पहले अपनी आउटलाइन दिखाओ। उसकी आउटलाइन देखने के बाद वो उसको ठीक लगती है इसलिए वो उसके क्वेश्चन का आंसर देने लगता है जो क्वेश्चन उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते पर फिर भी उनका आंसर वगैरह दे देता है। और शोई दिखाई जाती है जो अपने टाइम पर आती है। तो सिक्योरिटी वाला उसे देखकर कहने लगता है कि क्या सभी जर्नलिस्ट इतनी प्यारी होती है। उसकी बात पर स्माइल करने के बाद वो जहाँ पर साइन करने लगते हैं तो देखते कि यहाँ पर तो लिंक का नेम है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि लिंक यहाँ पर क्या करने आई है और वैसे ही देखते साथ वो शियान के असिस्टेंट के पास पहुंच जाते बताने लगते हैं कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ जो मुझे टाइम दिया गया था 1 बजे का। तो कहते हैं कि आपकी जगह पर तो किसी और को भेज दिया गया था ना और वो आपने ही तो भेजा था।
तो कहती कि कैसी बात है, मे भी कंपनी मुझे ना बता पाई इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो आई है मेरी जगह पर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर आगे कहने वाली होती कि क्या अभी भी मैं उनसे बात कर सकती हूँ। पर इतने में शियान अपने ऑफिस से बाहर आ तो शोये भी उसे देखती रह जाती है। वो तो इसे देख रही होती कि शायद ये इसको बुलाएगा, पर शियान तो उसको बुलाता तक भी नहीं बल्कि उसको इग्नोर करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। अब ये भी उसके पीछे भागने लगते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी पर मेरी जगह पर कोई और आपका इंटरव्यू ले गई है, पर मैं भी आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। पर वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इंटरव्यू पहले से दे दिया है। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो दोबारा से शोये उसे रोक लेते हैं, कहने लगते हैं कि कुछ क्वेश्चन वगैरह अभी भी रह गए हैं। ये सुनकर वो उसे कहने लगता है कि पहले अपने क्वेश्चन बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे तुम्हें इंटरव्यू देना या नहीं देना। अब वो जो भी कोस्टिंग वगैरह कर रही होती है उसके क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, इसी वजह से शियान उसे कुछ भी नहीं कहता बल्कि वहाँ से जाने लगता है, जिसका मतलब होता है कि उसने हाँ करती है और अब उसको वो अपने साथ लेकर जा रहा था। तीनों लिफ्ट में होते हैं तो वहाँ पर शियान को उसकी नीस की कॉल आती है, पर उससे बात नहीं कर रहा होता बल्कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे कहो अगर वो मुझसे तमीज से बात करेगी तो मैं उससे बात करूंगा वरना नहीं करूंगा। अब ये सारी बातें शोये भी सुन रही होते कहने लगते है कि ये कितना रूट है, अपनी नीस से भी इतने अच्छे से बात नहीं कर रहा, बट मुझे क्या, जो भी कर रहा होगा ठीक ही होगा ना। और उसके साथ पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद शियान उसको बताता है कि मैंने 2 घंटे का सफर करके यहाँ से जाना है, तो तुमने 2 घंटे में मुझसे जो भी कोस्टिंग वगैरह करनी है वो कर लेना। अब ये सुनने के बाद तो शोये खुश हो जाते हैं कि मुझे इंटरव्यू लेने का मौका भी मिल रहा, वो भी शियान की कार में बैठकर। वो तो खुश होकर उसके साथ बैठकर जाने लगती है और उसको अपनी दोस्त की बताई हुई ट्रिक्स याद आती है कि मुझे किस तरह शियान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। उन्हीं ट्रिक्स का यूज करते पर एक भी ट्रिक उसके काम नहीं आ रही होती। फिर उसके हाथ की तरफ भी अपना हाथ लेकर जाते, पर इससे पहले शियान अपना हाथ वहाँ से उठा लेता है। अब इंटरव्यू करने से पहले शोये से कहने लगते हैं कि हमें कुछ बातें वगैरह कर लेनी चाहिए ताकि आपको भी ऑकवर्ड फील ना हो, आप अच्छे से इजी होकर बात कर सके। पर उससे पहले वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही, तो वह कहते हैं कि नहीं, पर फिर भी वो उसकी विंडो नीचे करवा देते। तो शोये कहने लगते हैं कि मैंने नहीं कहा था, इसका मतलब मेरी हाँ तो नहीं थी। पर फिर भी वो एक दूसरे से इंट्रोडक्शन वगैरह एक दूसरे का करने लगते हैं। शोये भी अपने बारे में बता रही होती है और वो भी अपने बारे में ये बताता है कि मैं CEO और 27 ईयर्स का हूँ। अब इनकी ये बातें चल तो रही होती है, पर ये बात करने के बाद शोये पछता रही होती है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो काफी ऑकवर्ड हो गया है। बट फिर यहीं से इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और इंटरव्यू लेते लेते 2 घंटे भी पूरे हो जाते हैं। शियान भी वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने आना था। अब वहाँ पर पहुंचने के बाद वो उसे बोल देता है कि तुम अब यहाँ से वापस चली जाओ। पर ये कार से लेकर के बाद इस जगह को देखकर सोचने लगते है कि यहाँ पर आ तो गई हूँ पर यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी, इसलिए मुझे यहीं पर इसके साथ ही रहना होगा, इसके साथ ही कार में जाऊंगी। यही सोच के उसके पीछे भागने लगते हैं और उससे कहती है कि तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी, क्या मैं तुम्हारी आवाज की रिकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसे डिजिटल मैगजीन में यूज करना चाहती हूँ। अब वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता तो ये कहने लगती है कि इसका मतलब मैं हाँ समझूं। तो शियान आगे जाने लगता है तो ये भी उसके पीछे भागकर दोबारा से आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहते हैं कि क्या मतलब। तो वो बताने लगते हैं कि व्यूअर को ये जानना था इसलिए मैं पूछ रही हूँ और मुझे भी हो रहा था कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी या नहीं, पर वो इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता। और फिर से उसकी कंपनी के बारे में पूछने लगती है कि वो इंडिपेंडेंट ही काम करेंगे या अपनी पेरेंट कंपनी के साथ काम करेंगे, क्योंकि शियान ने अपने डैड से डिफरेंट कंपनी बनाई हुई थी, खुद ही कंपनी को यहाँ तक पहुंचाया था और बस उसके डैड ने उसकी हेल्प की थी। पर करने से पहले उसके डैड नहीं मानते थे कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट बात है, तुम्हें ये वाला पाथ चूज नहीं करना चाहिए बल्कि मेरी कंपनी में काम करो। पर इसने कहा था कि मेरा ब्रदर इन लॉ आपके वहाँ पर काम कर रहा है ना, तो उसके डैड ने कहा था कि तुम्हारे नेम के आगे मेरा नेम है तो तुम्हें काम करना चाहिए। अब शियान जो मिस्टर ग्वेन को आते हुए देखते तो जल्दी से भागकर उनके पास चली जाती है और उनसे बातें वगैरह करने लगती है। अब वो इसकी बातों को सुनकर पूछने लगते हैं कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वो कहने लगती है कि आपको कौन नहीं जानता, हमारी यूनिवर्सिटी में तो आपके बारे में बातें की जाती थी, यहाँ तक कि आपकी पिक भी लगी हुई थी, तभी से मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब वो भी इसकी बातों से काफी इंप्रेस हो चुका था और इसके नाम से भी उसको याद आ जाता है कि मैंने इसके लिखे हुए काफी आर्टिकल पढ़े हुए हैं। तो बताता है कि तुम काफी अच्छी लिखती हो और मुझे नहीं पता था कि जो लड़की की आर्टिकल लिखती है वो इतनी ज्यादा यंग होगी और इतनी स्वीट भी होगी। अगर मुझे पता होता कि तुम शियान के साथ यहाँ पर आ रही हो और वो पहली बार किसी लड़की को लेकर आया तो मैं तुम्हारा काफी अच्छे से वेलकम करता। अब शियान पीछे से आकर क्लियर करने वाला होता है कि ये कौन है, पर इससे पहले वो बात को बदल देती है और हॉर्स के बारे में बातें कर रही होती है। तो वन भी उसके साथ बात करने लगता है और बताने लगता है कि ये हॉर्सेस इतने अच्छे नहीं है बल्कि जो पीछे हमने हॉर्सेस रखे हुए वो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना तुम्हें वो भी दिखाए जाए। अब उन्होंने तो शोये को इन्वाइट कर लिया था और कहने के बाद वो वहाँ से चले भी जाते हैं। तो शोये भी शियान के पास आकर कहने लगते हैं कि अब क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं, मुझे तो उन्होंने खुद इन्वाइट किया। तो आगे से कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तो ये भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। जैसे वो कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगता है तो वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम भी मेरे साथ ही अंदर जाओगी। तो वो कहते कि नहीं आप अंदर जाओ, मैं आपका बाहर खड़े होकर वेट करूंगी। अब ये तो अंदर ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है, पर इतने में मिस्टर गॉन आ जाते हैं जो इसे देखकर कहने लगते हैं कि अगर तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ के कपड़े दे देता हूँ, उसके वाले राइडिंग क्लोथ पहन लो। ये कहकर उसको अपने साथ अंदर लेकर जा रहा होता है। जब शोये उसके साथ जा रही होती है तो वो शियान को भी ड्रेस चेंज करते हुए देखती है। अब फिर उसको भी जो कपड़े मिल चुके थे वो भी चेंज करने के लिए जाती है, पर सोची होती कि क्या वो इस टाइम तक चला गया होगा। पर जैसे उसे थोड़ी सी आवाज आती तो वो भी बहाने से उसको अपने पास बुलाने लगती है कि मुझसे ये बैठ नहीं लग रहा। अब शियान उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाने तो वाला होता है, पर उसको याद आता है कि ये मुझे अपनी ट्रिक में ले रही होगी तो इसलिए मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। सोचकर वो उससे कहता है कि अगर लगाना है तो लगा लो, अगर तुमने राइडिंग नहीं करनी तो मेरी तरफ से ना करो। ये कहकर वहाँ चला जाता है। तो शोये सोचने लगती कि ये कैसा इंसान है, कितना सख्तिल है, पर मैं भी किसी से काम नहीं, इसको नरम मैं खुद ही कर लूंगी। कोई ना कोई तो इसका पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ पर ये सख्ती अपनी मुझे नहीं दिखा पाएगा। अब ये भी अपना राइडिंग सूट पहनकर आ जाती है और इसको भी इसका एक हॉर्स लाकर दे दिया जाता है। तो ये भी अपने हॉर्स से बातें करने लगती है कि तुम तो बिल्कुल प्रिंस हो। तो शियान उसको आकर बताता है कि ये एक प्रिंस नहीं है बल्कि प्रिंसेस है। तो फिर शोये भी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे नहीं कि कैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो
वो इसको सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। पहले उसको बैठाता है, फिर इसके साथ खुद भी बैठ जाता है। अब शोये तो इसके साथ बैठकर थोड़ा शाई फील कर रही होती है, पर वो कहने लगता है कि इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इजी हो जाओ। ये कहकर उसको हॉर्स चलाना सिखा ही रहा होता है, पर उसके दिमाग में एक शरारत आती, इसीलिए वो हॉर्स को भगाने लगता है। और उस बेचारी की भी हालत खराब हो गई थी। वो तो स्लो करने का बोल रही होती है, पर वो तो स्लो नहीं हो रहा होता। और जब लास्ट में हॉर्स को रोकता है तो वो जल्दी से नीचे उतर जाती है, ठीक से उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता। शियान अभी भी कहते हैं कि क्या अभी भी तुमने हॉर्स राइडिंग सीखनी है? तो कहती कि नहीं मुझे नहीं सीखनी। फिर साइड में आकर बैठकर पानी पीने लगती है। तो मिस्टर गुआन शियान के पास जाकर उसे कहने लगते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं यहाँ आने का भी, तुम यहाँ पर भी आए हो, इतना टाइम भी यहाँ पर गुजार लिया और अभी तक यहीं पर हो, क्या ये सब कुछ उस लड़की की वजह से है? वैसे वो लड़की काफी ज्यादा यूनिक है और बिल्कुल तुम्हारे टाइप के। पर शियान कहने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, और ना ही हमारे दरमियान ऐसा कुछ है, मेरा दिल किया तो मैं यहाँ पर आ गया। अब मिस्टर गुआन भी उसके नीज के बारे में बात करने लगते हैं कि वो भाई अब्रॉड से पढ़कर वापस आ चुकी है, तो उससे क्या काम लिया जाए और उसको कौन से वाला पार्ट चूज करना चाहिए, तुम्हारे वाला या मेरे वाला? पर मैं सोचा कि उसको ऐसा देना चाहिए जिसमें वो सीख भी पाए, क्योंकि उसने कुछ भी सीखा नहीं हुआ। इसी तरह वो काफी कंपनीज के बारे में सोचते हैं, पर लास्ट में उसको जर्नलिस्ट बनाने का ही सोचते हैं। और वो भी ऐसी कंपनी के अंडर काम करवाना चाहते थे जहाँ पर उसको ठीक से सिखाया जाए, उस पर सख्ती की जाए, क्योंकि सख्ती करने से इंसान सीखता है। और फिर उससे उसकी कंपनी के बारे में बात करने लगता है कि जब तुम्हारी कंपनी मींस तुम्हारी पेरेंट वाली कंपनी काफी ज्यादा क्राइसिस से गुजर रही थी, तो एक कंपनी ने हेल्प की थी, तो उनका एहसान कभी भी मत भूलना, उनकी भी हेल्प करते रहना। ये सारी बातें मिस्टर गुआन उससे समझा रहे होते हैं। साथ में उसकी नीज की भी बात करते हैं कि तुम्हें किसी जर्नलिस्ट से पता करवाना चाहिए और उसको जॉब में रखवाना चाहिए। वो तो इनडायरेक्टली शोये की बात कर रहे थे ताकि वो उसी की कंपनी में जाए उसके सामने। पर आगे से शियान कहने लगता है कि क्या आप किसी जर्नलिस्ट को नहीं जानते, आप किसी से बात कर लीजिएगा। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि हर टाइम मैं उन्हीं से घिरा रहता हूँ, पर तुम्हें बात करनी चाहिए। अब यहाँ से वापस जाते हुए रात हो गई थी और शोये भी शियान की कार में साथ बैठकर उसके जा रही होती है। शियान भी ड्राइवर से कह देता है कि पहले इसको घर तक छोड़ देना और उसके बाद मुझे छोड़ना। उसकी बात सुनने के बाद ये सोचने लगती है कि ना इसने आज खाना खाया और ना ही मुझे खिलाया, क्या ये खाना खाना भूल गया या खाना नहीं चाहता था? पर इसे इस तरह भूलना तो नहीं चाहिए था ताकि ये मुझे भी खाना खिला देता। चलो इसने खाना नहीं खाया था, क्यों ना मैं पूछ लेती हूँ। जैसे डिनर का पूछने लगती है तो उसकी तरफ देखकर उसे देखती रह जाती कि ये तो पढ़ते हुए भी काफी प्यारा लगता है, तो इसलिए भूल ही जाती कि मुझे कुछ पूछना भी था। और वहीं पर सो जाती है, सोई होती है तो वो नीचे गिरने ही वाली होती है, पर शियान उसको अपना कंधा दे देता है जिसके कंधे पर सर रख कर ये सोई रहती है। और जब इसकी आंख खुलती है तो देखते है कि साथ में शियान नहीं था। ये देखकर वो ड्राइवर से पूछने लगती है कि वो कहाँ पर गया, तो वो बताता है कि उन्हें कॉल आई थी जिसकी वजह से वो यहाँ से चले गए और आपका घर भी आ गया है। तो शियान कहने लगती है कि वो मुझसे जान छुड़वाना चाहता था, इसलिए यहाँ से भाग गया है, वरना इसको ऐसा क्या काम आ गया। यही सोच के कार से निकल जाते और अपने घर की तरफ चली जाती है। और शियान दिखाया जाता है जिसको सच में काम आया था, क्योंकि उसने एक पर्सन मिस्टर चैन से मिलना था, उसी से मिला होता और उसकी कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि उसकी कंपनी अब सेल होने वाली थी। वो कंपनी को कोई और नहीं बाय कर रहा था, बल्कि शियान की पेरेंट कंपनी उसके डैड की कंपनी इसकी कंपनी को बाय कर रही थी, क्योंकि वो इसकी कंपनी को चाहते थे कि किसी और के हाथों में जाए। पर शियान उसको समझाने लगता है कि तुम्हें अपनी कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, किसी से इन्वेस्टमेंट लो और अपनी कंपनी को दोबारा से चलाओ। तो वो कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में सोचा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जहाँ तक मुझे लगता है। तो शियान कहता है कि चलो मिलकर इसके बारे में कुछ सोचेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि असल में शियान तो उसकी हेल्प करना चाहता था। और शोये भी जो काफी थक चुकी थी, पर फिर भी वो आकर अपने इंटरव्यू पर काम वगैरह करने लगती, क्योंकि कल उसने सबमिट भी करवाना था। और वैसे आते साथ अपनी एडिटर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सारा इंटरव्यू वगैरह दिखाती है। वो तो इसका इंटरव्यू देखकर काफी इंप्रेस हो गई थी और कहती कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर वो इसके बारे में भी बताती है कि मैं रिकॉर्ड करके लेकर आई और उसको मैं डिजिटल मैगजीन में यूज भी करवाना चाहती हूँ। तो वो बताती है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम डिजिटल मैगजीन का भी कुछ कर पाए, तो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पर उसके बारे में शियान उसको समझाने लगते हैं कि आपको इसके बारे में पहले सोचना चाहिए, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो लोग हमें इंटरव्यू देंगे और हमें ज्यादा रेवेन्यू होगा, जिसके बाद हम और भी तरक्की कर पाएंगे। और उसका आइडिया तो एडिटर आकर बैठी होती, तो उसके फ्रेंड नान उसके पास आते और कहने लगती कि क्या तुम्हें लिंक पर गुस्सा नहीं आ रहा, उसने तुम्हारे काम को चुरा लिया, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी उसने ले लिया और साथ में तुम्हारी आउटलाइन को भी चुरा लिया। अब आउटलाइन का सुनते ही वो कहने लगती है कि क्या मतलब उसने मेरे क्वेश्चंस को भी चुरा लिया, तो इसका मतलब उसने भी इंटरव्यू में सेम क्वेश्चनिंग की होगी और मैंने भी सेम क्वेश्चनिंग की थी, तो शियान ने तो मेरे आंसर भी दिए हैं, तो इसका मतलब उसने तो मुझे पागल बना दिया ना, उसने तो मुझे फील भी नहीं होने दिया कि उसने पहले भी यही सेम क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। तो उसकी फ्रेंड नानू ये बात सुनकर कहने लगती है कि वो कितना अच्छा, तो जो कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब वो किसी को भी पागल बना सकता है अच्छा बनने के साथ साथ। कितना हंसता होगा ना मुझ पर कि मेरी कंपनी ने मुझे बताया भी नहीं, मेरे कोलीग ने मेरा काम भी चोरी कर लिया, अब मैं उसको फेस कैसे करूंगी। यहाँ दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है, तो उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि लाइन कंपनी की रिपोर्ट तो आ चुकी है, पर इस रिपोर्ट में मुझे कुछ तो लग रहा है जो रह गया है, जैसे कि इनके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आ गए, पहले तो इनके पास जरा भी पैसे नहीं थे। उसकी रिपोर्ट को देखते हुए शियान कहने लगता है कि कहीं से तो आए होंगे ना, हर किसी के पास कोई ना कोई तो होता है हेल्प करने वाला। शियान की बातों से लग रहा होता है कि जैसे उसने उसको पैसे दिए हों। और शोये दिखाई जाती है जो वेट में खड़ी होती है, तो आगे से जाओ आ जाता है कार लेकर और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। पर उसको देखकर वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें ड्राइवर बनने का कुछ ज्यादा शौक है, तो तुम ड्राइविंग स्टार्ट कर दो ना, और भी मेरी 2-3 फ्रेंड्स को ले लिया करो, इससे अच्छा खासा कमा लोगे। इतने वहाँ पर बाई आ जाती है, बाई आकर तो उसकी अच्छी खासी कर रही होती है कि एक पर्सन जिसके पास इतनी अमीर बीवी हो उसके बाद भी वो जॉब ढूंढ रहा हो, कहो ना अपनी मिस्ट्रेस को कि वो अपने अंकल को एक कॉल लगाए और तुम्हें एक जॉब दिलवा दे, बल्कि पूरी कंपनी तुम्हारे नाम करवा देना, ताकि तुम्हें इस तरह ड्राइविंग ना करनी पड़े, या बल्कि वो भी ना मिले तो तुम ड्राइविंग ही कर लेना। वो तो शर्मिंदा होता वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शोये कहने लगती है कि तुमसे बेइज्जती के मामले में कोई भी नहीं जीत सकता। अभी भाई उसको बता रही होती है कि तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी भला कैसे मिली, मेरी वजह से मिली, क्योंकि जो लड़की तुम्हें ये काम लेकर दे सकती थी वो मेरी फ्रेंड थी। असल में हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और उसको मैंने एक दफा कपड़े दिए थे डेट पर जाने के लिए, तब का स्थान वो मेरा अब उतार रही थी। तो शोये भी कहने लगती है कि इसी वजह से तो मैंने तुम्हें यहाँ का खाना खिलाया ताकि मैं तुम्हें अच्छी सी ट्रीट दे पाऊँ। यहाँ दिखाया जाता है जिसने फिर से मिस्टर चैन को बुलाया हुआ था बात करने के लिए, और चैन भी बताता है कि आपने जो प्रपोजल मुझे दिया था उसके बाद तो मैंने भी इस बारे में सोचा है कि आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मुझे कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए। और ये दोनों दोस्तें अभी तक बातें कर रही होते तो भाई को एक कॉल आती है। कॉल के बाद शोये उससे पूछे लगती है कि तुम्हें किसकी कॉल आई, तो कहती है कि एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो शोये कहती है कि पहले से ही तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार तुम्हें मिल चुका है तो तुम्हें और लड़कों की क्या जरूरत है। तो कहती है कि अगर वो मुझे छोड़कर जाता है तो मैं और भी लड़के लाइन में रखती हूँ ताकि मुझे दुखी ना होना पड़े तुम्हारी तरह। और वो शोये से ये भी कहती है कि तुम्हें उससे जाकर ना बात करनी चाहिए, उसको सारी बात क्लियर करनी चाहिए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ, इस तरह तुम एम्बेरस ना हो। तो वो कहती है कि मैं उससे बात कैसे करूँ। तो वही क्लिंजी बॉय के बारे में बताने लगती है कि वो कोई ना कोई चीज मेरे पास छोड़ जाता है, इसी बहाने मुझसे मिलने के लिए आ जाया करता है, तो तुम्हें भी अपनी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ये सोची होती कि मैं तो कोई चीज भी छोड़कर नहीं आई तो मैं क्या करूँ, और ना ही मेरे पास उसका कोई पर्सनल नंबर है। तो उसको याद आता है कि मैं अपना एयरिंग उसकी कार में गिरा आई हूँ, तो मुझे उसी चीज को यूज करना चाहिए। इधर शियान दिखाया जाता है जिसको अपनी कार से वही वाला एयरिंग मिल भी जाता है, उसको पकड़ के अभी देख ही रहा होता है। तो शोये की कॉल आई होती है जो अपने एयरिंग की बात करती है, तो उसका असिस्टेंट उसकी बात शियान से करवा देता है। शियान से वो पूछे लगती है कि क्या तुमने अपनी कार में मेरा एयरिंग देखा। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, जबकि उसने उसका एयरिंग हाथ में पकड़ा हुआ था। पर वो कहने लगती है कि प्लीज ढूंढो ना कहीं तो मिल जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं मिला। तो ये कहने लगती है कि वो एयरिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर मैं वहाँ पर पहन गई थी। तो शियान कहने लगता है कि तुम यहाँ पर पहन कर क्यों आए, अगर वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और तुम अगर कहीं पर पहनकर भी नहीं जाती हो। तो वो कहती है कि ये काम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं पहन कर आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रैंड माँ मेरे साथ हो, क्योंकि ग्रैंड माँ ने मेरी मॉम को दिया था, मॉम के बाद वो मेरे पास आया था और मेरी डॉली में भी मेरे साथ आएगा। तो वो कहता है कि क्या ऐसी बात है, तुम्हारी दादी क्या तुम्हारी मॉम को प्लास्टिक का एयरिंग देकर गई थी। ये सुनकर वो कहने लगती है कि हाँ वो प्लास्टिक का जरूर है पर हमारी फैमिली थोड़ी गरीब थी इसलिए ये चीज दी थी और ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। तो ये सुनने के बाद वो अपने असिस्टेंट को मोबाइल दे देता है कि उससे कहो कि हम भिजवा देंगे। असिस्टेंट भी कुछ सेम यही बात कहते तो वो कहने लगते है कि नहीं उसके बगैर तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी, मुझे अभी चाहिए, मैं लेने के लिए आ जाऊंगी, मुझे लोकेशन भेज दो। अब कॉल यहाँ पर कट होती है तो वो लोग भी इसको लोकेशन भेज देते हैं। अब लोकेशन एक रेजिडेंटल एरिया की होती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड भाई कहने लगती है कि उसने इतनी जल्दी लोकेशन भेज दी वो भी अपने घर की, तो मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर शोये तो फिर भी नहीं रुक रही होती और कहने लगती है कि मेरे पास मेरा अपना प्लान है इसलिए मैं जाऊंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब शियान जो अपनी नीस के घर पर आता है और वो इसे देखकर कहने लगती है कि आप मेरे घर पर। तो वो कहता है कि ये मेरा भी तो घर है और वैसे भी तुम मुझसे बात करना चाहती थी तो मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया, पर ये चीजें वगैरह संभालो और उसके बाद रूम में चली जाओ। जब तक मैं ना कहूँ कि रूम से बाहर निकलो तब तक तुमने बाहर नहीं आना, क्योंकि इसे पता था कि यहाँ पर शोये आ रही है। शोये के आने से पहले मैगजीन पकड़कर ऐसे बैठ जाता है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो, और शोये भी इसे देखकर चुप हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर बस अपना एयरिंग लेने के लिए आई हूँ। तो वो बता देता है कि वहाँ पर पड़ा, तो ये भी जाकर अपना एयरिंग पकड़ने वाली होती है, पर वहाँ पर पड़ी एक मैगजीन को देखकर पूछे लगती है कि क्या आप भी इसी को लाइक करते हो, मैं भी इसको पढ़ती हूँ। ये बातें कर ही रही होती है तो इतने में शियान को एक कॉल आती है जो उसके फ्रेंड क्वानली कैप्टन की होती है, और वो इसे कहने लगता है कि तुमने आज के सारे काम अपने कैंसिल करने के बाद तुम कहाँ पर चले गए, क्या तुम किसी डेट पर तो नहीं गए हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, क्या तुम रिलेशन में आ गए हो। इतनी सारी बातें वो एक साथ ही पूछा होता है, पर शियान उसकी एक भी बात कांस नहीं देता बल्कि कहने लगता है कि मैं बिजी हूँ कहकर कॉल कट कर देता है। अब क्वानली को तो यकीन होने लग गया था कि ये रिलेशन में आ चुका है। अब उसका बिजी होना सुनकर शोये भी उसे कहने लगती कि क्या तुम लियान कंपनी के काम में बिजी तो नहीं हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम भी उस कंपनी को लेना चाहते हो और तुम्हारी पेरेंट कंपनी भी उस कंपनी को लेना चाहते हो और एक और कंपनी भी है। अगर सब लोग उस कंपनी को लेना चाहते हो, कोई उसकी हेल्प करना चाहता है तो आप लोगों को साथ में बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि ना आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी की साइड पर ना उनकी कंपनी, तो आप एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी को क्यों लेना चाहते हो। अगर आप कहो तो मैं आपके इंटरव्यू को यूज करने के साथ साथ इस मैगजीन की सीरीज भी बना सकती हूँ जिसमें सबकी एडवाइस वगैरह लिखी होंगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू एक बार चैन के साथ भी होने वाला और वाली के साथ भी होने वाला है। अगर आप कहते हो तो मैं आपका इंटरव्यू यूज करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इस चीज से आपको भी फायदा होगा। अब इसकी बातों को सुनने के बाद शियान इसके क्लोज आते हुए इससे पूछे लगते है कि तुम पीने में क्या पियोगी, तो वो भी इसको देखते हुए लेमनेड बोल देती है। अब ये भी इसके लिए ड्रिंक बनाने के लिए चला जाता है, जैसे इसको आइस वगैरह डालकर ड्रिंक देता है। तो ये बातें करते हुए साथ में पी भी रही होती है, पर इतने में अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, जिसकी आवाज को सुनते ही शोये को लगता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए कहने लगते है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे आपके साथ देख लिया तो वो कुछ गलत समझ लेगी। तो कहते हैं कि क्या मतलब मेरी गर्लफ्रेंड। तो कहते हैं कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि आसपास उसके कपड़े भी पड़े हुए हैं। वो बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहने लगते हैं कि ये तो अच्छी बात है। तो कहते हैं कि क्या मतलब अच्छी बात है। तो शोये कहते हैं कि मेरा मतलब कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। तो कहते हैं कि कोई भी गलतफहमी नहीं हो सकती अगर तुम यहाँ पर रुक भी जाते, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी नीस है। अब नीस का सुनते वो तो फौरन से वहाँ से भागने की करते, क्योंकि वो उस लड़की को फेस नहीं करना चाहती थी और उसके बाद तो उसकी मैगजीन वाला भी काम खत्म हो जाना था। और जैसे शोये इसके घर से बाहर निकल जाती है तो अंदर से शिनली भी आ जाती है और पूछे लगती है कि लड़की की आवाज आ रही थी वो लड़की कौन है। तो शियान उसको कुछ भी नहीं बता रहा होता बल्कि उस एयरिंग को दोबारा से पकड़ लेता है कि अच्छी ट्रिक है उसकी वापस आने की। पर शिनली भी बार बार पूछी जा रही होती तो वो भी उसको कह देता है कि अब से तुम जॉब करोगी। वो कहती कि मैं जॉब कैसे कर सकती हूँ, बल्कि मुझे अब्रॉड में जाकर वापस से पढ़ना है। पर शियान कहने लगता है कि पहले भी जब तुम अब्रॉड में गई थी तो तुमने वहाँ पर जाने के बाद क्या हरकतें की थी, उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने की परमिशन नहीं दूंगा, बल्कि यहीं पर रहकर तुम यहाँ का काम सीखोगी। तो वो कहती है कि क्यों, मुझे
काम नहीं करना ना, मुझसे सुबह में उठा जाता है, मैं तो कभी पढ़ाई के लिए सुबह में नहीं उठी। वो कहता है कि हाँ, वर्ड टू वर्ड पर जाने के लिए उठ जाती हो ना, जबकि तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और ना ही इंग्लिश को तुमने इम्प्रूव किया, ना इंग्लिश आते हुए भी तुमने अच्छे से हर जगह को घूम लिया, तो इतना अच्छे से पेपर की भी तैयारी कर लेती तो फेल होते होते पास ना होती। वो तो घर से जाने का सोच रही थी, तो वो भी कहता है कि ठीक है, इस घर में वापस आने नहीं दूंगा, पासवर्ड भी चेंज कर लूंगा और तुम्हारे कार्ड को भी ब्लॉक कर दूंगा, कितना टाइम ग्रैंडपा से पैसे लोगी। बेचारी यही सुनकर वापस से बैठ जाती है और भाई दिखाई जाती है जो शौर्य से बात करी होती, तो उसकी तरफ एक लड़का आ रहा होता है, जिसे देखकर वो शौर्य की कॉल कट कर देती कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और वो लड़का भी इसके क्लोज आ रहा होता, तो ये भी उसको रोकते हुए कहने लगती है कि मैं किसी और के पास जा रही हूँ, तो तुमसे बात नहीं कर सकती, ये कहकर वहाँ चली जाती है। अब शियान भी दिखाया जाता है जो रात में सोने से पहले उसके इयररिंग को देख रहा होता है। और मॉर्निंग में शौर्य भी जब अपने काम पर आती है, तो उसकी फ्रेंड नान उसको बता रही होती है कि लिंक को एडिटर ने ऑफिस में बुलाया, तो पता नहीं क्या बात हो रही होगी, कहीं उसको एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। तो शौर्य कहने लगती है कि अब इस बात का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मेरा वाला काम भी तो उनके पास है, तो क्या पता मुझे भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना। फिर ये कहकर अपना मुंह धोने के लिए जाती है, तो वॉशरूम में जब होती है तो वहीं पर लिंक भी आ जाती है। लिंक आकर किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, उसे बता रही होती है कि मैंने उसके काम को चोरी किया, पर काम को चोरी करने के बाद भी मुझे क्या फायदा हुआ। जो मैं क्वेश्चन शियान से कर रही होती थी, शियान उसका उल्टा सीधा जवाब देता था, बिल्कुल भी ठीक आंसर नहीं देता था। अगर उसने मुझे ऐसी आंसर देने थे तो मुझे इंटरव्यू ना देता, साफ मना कर देता ना। और जब शौर्य उसका इंटरव्यू लेने के लिए गई है, तो उसके आंसर इतने अच्छे दिए और वो मुझसे लुक्स में भी प्यारी है। ये बातें कर ही रही होती है, तो देखते है कि शौर्य तो उसके पीछे खड़ी हुई है। ये देखते साथ ही उसके हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है, तो शौर्य उसका मोबाइल देने लगती है और कहने लगती है कि मोबाइल तो ठीक है और थैंक्स इतना कम्प्लीमेंट देने के लिए। ये कहने के बाद वहाँ चली जाती है और डायरेक्टर एडिटर के रूम में आती है, तो वो भी इसको देखकर इसको बता देती है कि उसके बारे में पता लग गया है कि उसने किस तरह तुम्हारे काम को चोरी करके यूज किया था और उसका काम तुम्हारे काम जैसा अच्छा भी नहीं था, इसलिए उसको वार्निंग दे दी गई है। शौर्य कहने लगती है कि बस वार्निंग थी, उसको फायर क्यों नहीं किया। तो वो कहती है कि क्या मतलब, मैं उसको फायर क्यों करूँ, अगर मैं उसको यहाँ से फायर करती हूँ तो उसका करियर तबाह हो जाएगा, कोई भी उसको काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि सबके मुंह पर यही बात होगी कि उसने काम चुराया था जिसकी वजह से उसे फायर कर दिया गया। तो मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें भी उसको माफ कर देना चाहिए। तो वो भी माफ करने के लिए मान जाती है और वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि एक प्यारी लड़की एक न्यू काम के लिए जा रही है, वही जो कम्प्लीमेंट लिंक ने इसको दिया था। अब उसके वहाँ से जाने के बाद एडिटर भी किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, बताने लगती है कि मैं एक अपनी जैसी लड़की से बात करती जैसे मैं थी अपनी यंग एज में, वो भी बिल्कुल मेरी तरह है। अभी शौर्य दिखाई जाती है जो चैन का इंटरव्यू ले रही होती है, उससे बातें वगैरह कर रही होती है और इसी तरह उसका काम चलता रहता है। और शियान दिखाया जाता है जैसे सुबह में खाना बनाकर रखा हुआ था। शीली तो जल्दी से खाना खाने के लिए आते हो, कहने लगते हैं कि एक कंपनी का सीईओ होने के साथ साथ आप तो खाना भी कितना अच्छा बनाते हो अंकल। तो कहते हैं कि अच्छे से खाना खा लो क्योंकि तुमने अब काम के लिए जाना है। तो कहती है कि क्या मतलब मैंने काम के लिए जाना है, मुझे और भी काम है। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, तो शियान की धमकियों के सुनने के बाद वो बेचारी वैसे ही वापस आ जाती है और बैठकर खाना खाने लगती है। यहाँ तक कि शियान उसको खुद काम के लिए छोड़ने आता है, जब तक वो अंदर नहीं चली जाती तब तक वो वहाँ से नहीं जाता। तो शियान देखता है कि शौर्य भी काम के लिए आ गया, तो उसको भी लिफ्ट से जाते हुए देखा है। शौर्य को भी कंपनी में आने के बाद पता लगता है कि हमारी कंपनी में न्यू इंटर्नीज आई हैं और इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम किसी को अपनी असिस्टेंट रखोगी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं रखूंगी। और वो तो एडिटर से ऐसी बात करने के लिए जाते हैं, तो आगे से एडिटर उसको बताते हैं कि एक इंटर्नी वाली मैंने लड़की तुम्हारे लिए असिस्टेंट बना दी है, अब तुमने उसको काम सिखाना है। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मेरे पास बहुत काम होता है। तो एडिटर कहती है कि इसलिए तो मैंने तुम्हें वो लड़की दिया ताकि तुम्हारा काम कम हो जाए। पर शौर्य तो अभी भी नहीं मान रही होती। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें कंपनी के हिसाब से बताऊं तो मैंने तुम्हें बस एक काम दिया है जो तुम्हारी हेल्प करेगी, और अगर पर्सनली बताऊं तो मैं तुम्हें एक फेवर दे रही हूँ, इसको फेवर समझ कर ले लो। ये सुनने के बाद शौर्य उसको काम सिखाने के लिए मान जाती है। उसकी सीवी को लाकर अपनी फ्रेंड नान को भी दिखा रही होती है। उसकी सीवी को पढ़ते हुए उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि ये तो एक रिच फैमिली से है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ा है, तो मतलब माँ बाप की बिगड़ी औलाद होगी, मर मर कर तो पास हुई है, तो इसका मतलब तुम तो उसको डांट भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकती हो। अब शौर्य तो इन बातों के बाद अपना सर पकड़ कर बैठ जाती कि मैं क्या करूंगी, वो तो मेरा काम और बढ़ा देगी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।